आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। पहली बात तो वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? तो हमारी सरकार ये सोच रही है क्यों ना, देखो लोकसभा का चुनाव आपको कराना ही है हर 5 साल में, तो उसी लोकसभा के चुनाव के साथ क्यों ना सारी विधानसभाओं के चुनाव भी करा दिए जाए। मतलब सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना एक ही साथ सारे लोग चुनाव लड़ लें। ये कितना अच्छा होगा। ये सोचा ही क्यों जा रहा है? तो ये सोचा इसीलिए जा रहा है ताकि जो समय चुनाव लड़ने में हमारे नेताओं का खराब होता है, जो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, जो एफर्ट्स वेस्ट होता है, वो शायद कहीं और लग जाता तो कुछ अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता था। चलिए अब अगले टॉपिक को जानते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड क्या है। क्या ये पहली बार बात हो रही है? ये जितने लोग बिना लाइक सब्सक्राइब करे हुए यहाँ से जाओगे ना, बाबा का आशीर्वाद उल्टा पड़ जाता है, जिंदगी बड़ी दुभर हो जाती है, देख लेना। बाकी चलो मैं आता हूँ अब अगले अपने टॉपिक पर। इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं जरा। क्या हमारे देश में पहली बार बात हो रही है? तो नहीं। 1983 में सबसे पहली बार इलेक्शन कमीशन में ये डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, डिबेट करना स्टार्ट कर दिया था क्यों ना कितना अच्छा हो कि अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाए। तो क्या ये सोचा 1983 में हमारे देश में गया था? नहीं, ये सोचा तो आपका क्या बोलते हैं, सोचा नहीं, करा गया था। 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, 1967 का चुनाव, ये तीनों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन ही थे एक तरीके से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और आपके जितने विधानसभा के चुनाव थे ये सब साथ ही में हो रहे थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, जहां भी ऐसी सरकारें होती थी जहां से उसकी बनती नहीं थी या कुछ और वजह हो जाती या कोई अपोजिशन पार्टी की सरकार बन जाती थी, तो वो उनको गिरा देती थी। और 1968 और 69 में काफी विधानसभा की सरकारें गिराई गई। इसके बाद 1970 में क्या हुआ? 1970 में खुद ही कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा टेन्योर पूरा ही नहीं किया। 1970 में उन्होंने लोकसभा को भंग कर दिया। तो इस वजह से जो सिस्टम था वो बिगड़ना शुरू हो गया। जो हर 5 साल में चुनाव होते थे इकट्ठे सारे स्टेट्स के और सारे केंद्र के मिलाकर, ये अब इकट्ठे नहीं हो रहे थे, ये बट के हो रहे थे। कोई कहीं हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है। इस चक्कर में वन नेशन वन इलेक्शन वाली सिस्टम बिगड़ गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 1967 तक तो हमारे देश के लिए कोई नई बात थी नहीं, ये होता ही था। ये बिगड़ा कब? जब 1968-69 में विधानसभाएं जब भंग करी गई और हमारी केंद्र सरकार ने खुद 1970 में खुद को भंग कर लिया। इसके बाद क्या एक चीज आपके दिमाग में, क्या ये हमारा देश पहला है दुनिया में, है ना, जो ये सोच रहा है? तो कौन कौन से देश हैं? तो आपका नंबर 1 देश है साउथ अफ्रीका, फिर आता है आपका स्वीडन, फिर आता है आपका ब्रिटेन। इनमें तो वन नेशन वन इलेक्शन होता ही है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन हम अपने इंडिया में सोच रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ करा ले, पर मैं आपको हैरानी होगी जानकर, स्वीडन में तो वन नेशन वन इलेक्शन आपका इतना आगे के स्तर पर है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होते ही साथ में, साथ के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी साथ में, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकारें साथ में ही बनती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें चैलेंजेस या फिर इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। देखो मोटे मोटे इसके फायदों की बात करी जाए तो गिन के हमारे पास मोटे 4 फायदे आते हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट पर प्रेशर खत्म होगा चुनाव का। आप देखते हो एक जरा सा चुनाव आता नहीं है कि टॉप लीडर से लेकर लोकल लीडर पूरे शहर की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। लगता ही नहीं है कि यार कोई एक सिस्टम चल रहा है। सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का उसी में ही लग जाता है, सारी चुनाव की नीतियां बनाने में ही लग जाते हैं। सब चीजें ऐसा लगता है पीछे जाने लग जाती है उस समय के लिए। और ऐसा हम देखते हैं कि बार बार इलेक्शंस आते हैं, बार बार आपके ये टॉप लीडर्स और ये लोकल लीडर्स काम की जगह पर यही चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं। जब ऐसा हो जाएगा ना, जब इकट्ठे चुनाव हो जाएंगे, तो अब कोई चुनाव प्रचार तो करना नहीं है पार्टी को, चुनाव प्रचार करना नहीं है तो पार्टी क्या करेगी? अब काम पर दिमाग लगाएगी। ये नहीं होगा कि कभी क्या बोलते हैं यहाँ पर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, ये लोकल लीडर्स यहाँ घूम रहे हैं, नहीं, ये चीज़ बंद हो जाएगी। सबसे नंबर 1 चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो गवर्नमेंट पे वो खत्म होगा। जो तुरंत की गवर्नमेंट होगी उसको चुनाव प्रचार की टेंशन, उसे काम करने की टेंशन होगी, है ना। ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो दूसरा एडवांटेज ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी देश में। सर कैसी बात है ये, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? यार चुनाव आता है, पार्टी फ्रीबीज अनाउंस करने लग जाती है। पार्टीज का दिमाग इसी में लगा रहता है कि यार फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो, ताकि चुनाव जीत जाए। ये आप ही और मेरे आपके टैक्स का पैसा है। वो कहते रहे क्या बोलते हैं कि हम टैक्स का पैसा लूट, नहीं, वो सब चुनाव जीतने की टैक्टिक्स है। ये सब बंद होगा जब ये चुनाव आपको स्टेट में जीतना ही नहीं है, जब सब चुनाव इकट्ठे हो चुके हैं, तो ये सब फर्जी नीतियां लाने की जरूरत नहीं है।
जिसमें कुछ पार्टीज तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं और वो चलती ही इसी के दम पर है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम अगली बात करते हैं ना। तीसरा जो फायदा हमको मोटा मोटा दिख रहा है वो ये है कि पॉलिटिकल करप्शन होना काफ़ी कम हो जाएगा। पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है? देखो, चुनाव जीतना होता है ना, चुनाव के लिए पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कैसे आएगा? तो वो भ्रष्टाचार से आएगा, है ना। भ्रष्टाचार क्यों करना है अपनी चुनाव में? इतनी एडें यहाँ पे लगी देखते हो ना, दिल्ली को फिर बीच में मत लाना, मैं देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितनी एडें लगी देखते हो, ये पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आया ये पैसा? अब ये पैसा आता है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार से इकट्ठा करा, बैनर लगाए, ये बैनर लगाए, वो बैनर लगाए, तो आपका क्या बोलते हैं, प्रचार तंत्र चलता है। उसके लिए पूरा भ्रष्टाचार का एक नेक्सस होता है, चाल होता है। अब जब चुनाव खत्म हो गए, चुनाव हो चुका है और अब स्टेट और केंद्र सबके चुनाव इकट्ठे हो चुके हैं, तो अब ये उम्मीद है कि पॉलिटिकल करप्शन भी कम होगा इसके साथ ही। चौथा जो फायदा दिख रहा है मोटा, वो है हॉर्स ट्रेडिंग बंद। ये विधायक में खरीद विरोध, ये जो पार्टियां करती रहती हैं, हमें दिखाई पड़ता है कि यही इस विधायक को उधर से खरीद दिया, कभी क्रॉस वोटिंग वहाँ कर्नाटक में हो रही है, कभी हम देखते हैं हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हो रही है। क्या चल रहा है टाइम पास? 24 घंटे एक चलता रहता है। वैसे आप कहोगे सर तो राज्यसभा की बात थी, पर ये चलता तो रहता है ना। एक साथ चुनाव करा दोगे, ये भी रट्टा खत्म हो जाएगा। ये विधायकों का इधर उधर घूमना ही बंद। आयो 5 साल काम करो, अगले चुनाव में देखा जाएगा अब सीधा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं इससे जुड़े चैलेंजेस की। क्या चैलेंज है? अब इसके चैलेंज में अगर अब नंबर 1 चैलेंज की बात करूं तो वो है आपका डेमोक्रेटिक फीलिंग ऑफ द पब्लिक। अब देखो होता क्या है कि मान लो केंद्र में जनता ने चुनाव किसी पार्टी को जिता दिया, पर स्टेट में वो उस पार्टी को नहीं चुन रहे हैं, या वो किसी नीति से खफा हो गए तो पब्लिक ने अपना गुस्सा दिखाया और उसमें नहीं चुना केंद्र में, उस स्टेट में अपनी वो सरकार। तो ये डेमोक्रेटिक फीलिंग है पब्लिक की कि हम आपको यहाँ नहीं पसंद कर रहे, तो एक जवाब उस पार्टी को भी मिल जाता है जो केंद्र में बैठी है कि नहीं भाई मैं कुछ गलती कर रही हूँ। बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा, 2018 ये अभी 2018 का चुनाव था। 2018 का चुनाव था कहाँ का? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का। यहाँ पे कांग्रेस दोनों जगह पे मेजोरिटी थी। देखो राजस्थान में सरकार बनी थी, है ना, और मध्य प्रदेश में भी सरकार बन गई थी, बाद में पलट गई, वो चलता रहता है ना। तो आपका वहाँ पर हमने देखा 2019 आया, बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई इन जगहों से। तो इससे क्या पता चलता? डेमोक्रेटिक फीलिंग। पब्लिक नाखुश हुई कांग्रेस से, फेंक दिया उठा के उस पार्टी को, ठीक है भैया हो गया आपका। तो ये डेमोक्रेटिक फीलिंग, एक पार्टी को लगातार पता चलता है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, ये चीज़ होनी बंद हो जाएगी। जब 5 साल है तो वो कुछ भी होता रहेगा। एक चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई मिड टर्म कोलैप्स हो गया तो मान लो बीच में कहीं विधानसभा भंग हो गई, मान लो आपकी केंद्र सरकार भंग हो गई, तब क्या होगा? आर्टिकल 83 का दूसरा क्लॉज और आपका आर्टिकल 172 वो तो आपको गारंटी करता है किसी भी सरकार को 5 साल तो चलनी है। अगर ये हो गया तो क्या होगा? इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है कि प्रेसिडेंट वहां पर शासन करना शुरू कर देगा। तीसरा आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि बाइस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। आईडीएफसी ने 2015 में एक रिसर्च करी थी, उसने ये पाया कि अगर जहां पर ये चुनाव एक साथ होते हैं, है ना, तो वहां पर देखा गया कि 77% चांस हो जाता है कि एक ही पार्टी दोनों क्लीन स्वीप कर दे। जबकि स्टेट में जहां पर अलग अलग चुनाव है वहां पर जैसे 6 महीने का भी अंतर है, तो ये पाएगा कि 66% चांस है एक ही पार्टी का दोनों जगह स्वीप करने का। तो एक ये भी चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि वोटर दोनों जगह एक ही बटन दबा के चला है ना। तो चौथा जो इसका है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यार अभी ईवीएम ले जाते हो इतनी मिलिट्री लगानी पड़ जाती है, वीवीपैट का कोई ठिकाना आपके पास है नहीं, और इतना आप पे भी है ही नहीं जब खर्च किया आप इतना कर सको, लॉजिस्टिक्स आपके इतने मजबूत है नहीं, तो करोगे कैसे? बड़ा क्वेश्चन मार्क जो आता है, कैसे करोगे यार ये? देखो हो सकता है मैं एक छोटा आदमी, मैं तो यार चुपचाप वीडियो बना रहा हूँ, मोटा भाई पे मुझसे बड़े प्लान होंगे, मेरे को नहीं पता। इसके बाद हम बात करते हैं कि करा क्या जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है। जो करने की बात है तो नंबर 1 तो भाई मैं कहूंगा कि वोटर अवेयर हो जाए, एजुकेट हो जाए। वोटर को एजुकेट करना सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हर चीज सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, तुम लोगों को एजुकेट अवेयर कर दूंगा, है ना। आप जानिए, अवेयरनेस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई मैं किसे वोट कर रहा हूं, मैं क्यों वोट कर रहा हूं। ये अवेयरनेस आपके दिमाग में है नहीं तो कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा दीदी, आप समझ रहे हैं ना। दूसरा जो करा जा सकता है इसमें,
वो ये है कि भाई एक तो आपको वोटर को एजुकेट कर दिया, दूसरा पार्टीज आपस में बैठ के बात करें कैसे करना है, आपस में अगर मेल जोल है। भाई अटल बिहारी जी की मुझे एक बात याद आती है, वो कहते हैं कि मैं रहूं ना रहूं, ये पार्टी रहे ना रहे, देश चलते रहना चाहिए। बस तो ये पार्टियों को भी एक दिन सोच ही लेना चाहिए कि देश चलाना जरूरी है, तो ये लोग आपस में बैठें बात करें, उससे भी बहुत बड़ा हल निकल सकता है। और तीसरा जो हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था वीवीपैट ईवीएम, वीवीपैट अभी भी हर जगह नहीं होते हैं, ईवीएम और ये पुलिसिंग में बहुत दिक्कत आती है इस काम को, उसके लिए इंफ्रा डेवलप करो। ये डेवलप हो जाए तो भी ये काम हो सकता है। देखने के लिए वीडियो को मैं ये कहूँगा आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।